कक्षा 4 पाठ 1 संस्कृत वर्णमाला। यानी जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, हिंदी की वर्णमाला होती है इसी तरह ये भी संस्कृत की वर्णमाला है, दोनों सेम होती है। वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण क्या होते हैं, हम किसको कहेंगे वर्ण। तो ऐसी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। या भाषा की जो अंतिम इकाई होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है हम उसको वर्ण कहते हैं। या वर्ण जिसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते, ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, यानी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब वर्णमाला किसको कहेंगे, हमने कह दिया वर्ण, लेकिन वर्णमाला क्या होती है। तो जिस प्रकार फूलों की माला होती है, जिस प्रकार मोतियों की एक माला होती है, उसी प्रकार एक वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का जो समूह होता है हम उसको वर्णमाला कहते हैं। इसकी जो परिभाषा होगी वो ये है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या होगा भाई, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या होगा। तो वर्णमाला में सबसे पहले होते हैं स्वर। वर्णमाला में सबसे पहले आएंगे स्वर, फिर आएंगे उसमें स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले आते हैं स्वर, फिर आते हैं स्पर्श व्यंजन, फिर उसके बाद आएंगे अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं अंतस्थ व्यंजन, फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन और फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये सारे स्पर्श व्यंजन से लेकर संयुक्त व्यंजन तक ये सारे व्यंजन हैं। उससे पहले वाले स्वर, यानी कि वर्णमाला में सबसे पहले स्वर आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं व्यंजन। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। उसमें सबसे पहला होता है स्वर। स्वर किसे कहेंगे, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। यानी स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अ अपने आप में स्वतंत्र है, हमें उसके बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं है। अ, आ, ई ये सारे क्या है, स्वर, और इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की हमें सहायता की जरूरत नहीं होती है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है ऋसु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। पहला होता है ऋसु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। अब ऋसु स्वर क्या होते हैं, ऋसु स्वर वे होते हैं जिन स्वरों को बोलने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। जिन स्वरों को बोलने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं ऋसु स्वर। जैसे अ, ई, उ, री, री। अब इनको हमने जल्दी से बोल दिया, यानी हम इनको बोलने के लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं हुई, ये कहलाते हैं ऋसु स्वर। ऋसु स्वर 5 होते हैं, ऋसु स्वर की संख्या होती है 5, अ, ई, उ, री और री। ये री संस्कृत में स्वर हुक माना गया है। ये ल के नीचे री की मात्रा होती है री, इसको बोलते हैं री, और इस री को भी संस्कृत में स्वर यानी ऋसु वाला स्वर माना गया है। अब आते हैं हम दीर्घ स्वरों पर। दीर्घ स्वर वे होते हैं जिन स्वरों को बोलने के लिए स्वरों से ज़्यादा टाइम लगता है, स्वरों से दुगना टाइम लगता है, वह स्वर कहलाएंगे दीर्घ स्वर। जैसे अ, हमने बोला अ, लेकिन आपको बोलने के लिए अ से ज़्यादा समय लगेगा। अ से ज़्यादा टाइम लगा, यानी जो ऋसु स्वर होते हैं उनसे जब बोलने में ज़्यादा टाइम लगे, दो मात्राओं का समय लगता है, तो वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर संस्कृत में 8 होते हैं, दीर्घ स्वर संस्कृत में 8 होते हैं। पहला आ, ई, उ, री, ए, ऐ और औ, यानी संस्कृत में होते हैं 8 स्वर, 8 तो दीर्घ और 5 ऋस्व, दोनों को मिलाकर कुल संस्कृत में स्वर होते हैं 13। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, 5 ऋस्व और 8 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं स्वर। अब आते हैं अपन व्यंजनों में। वर्णमाला में दूसरे प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो होते हैं व्यंजन। और व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है,
स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी स्वरों को हम बिना व्यंजनों के, यानी व्यंजनों को हम बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोल सकते। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। जैसे हम बोल के देखें क, अब क हम बोल रहे हैं तो क के साथ अ की ध्वनि भी आ रही है, क अ की ध्वनि आ रही है, ख अ की ध्वनि आ रही है। अ तो इसमें स्वर है और क है इसमें व्यंजन, यानी व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर व्यंजन वर्ण होते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको बिना स्वरों की सहायता के लिखा तो जा सकता है लेकिन बोला नहीं जा सकता। व्यंजनों को बिना स्वर की सहायता से हम उसके नीचे व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर उनको लिख सकते हैं, लेकिन व्यंजनों को बिना स्वर की सहायता के बोल नहीं सकते। व्यंजन अर्धमात्रिक होता है, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। बिना स्वर का व्यंजन आधा माना जाता है, बिना स्वर का व्यंजन आधा माना जाता है। संस्कृत में 4 प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। संस्कृत में 4 प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में 4 प्रकार के व्यंजन बताए गए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी संस्कृत वर्णमाला में 4 प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं। संस्कृत में सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होंगे? तो कादयो मांसानाम स्पर्शः, यानी कि क से लेकर म तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर के म तक के जो 25 वर्ण होंगे वो कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो हमारे शरीर के अंदर, यानी हमारे शरीर के अंदर जो वायु होती है, हम जो श्वास लेते हैं, जब वह इन वर्णों को बोलते समय हमारी जो श्वास होती है वो हमारे मुंह के जो अंदर अंग हैं, जैसे कि तालु है, मुर्दा है, इनको स्पर्श करती हुई जब वह वायु बाहर निकलती है तो वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी ये जो व्यंजन है, इन व्यंजनों को स्पर्श बोलते समय हमारे मुंह के अंदर स्थित वायु, हमारे शरीर के अंदर स्थित वायु इन हमारे शरीर मुख के अंगों को स्पर्श करती हुई जब बाहर निकलती है, टच करती हुई जब बाहर निकलती है, तो ये व्यंजन इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, यानी इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। अपने उच्चारण स्थान के अनुसार इन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा होता है प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, क, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, ज, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड, ण। त वर्ग में त, थ, द, द और न। इसी तरह प वर्ग में प, फ, ब, ब और म। इन वर्गों का एक वर्ग में स्थित सभी वर्णों का उच्चारण स्थान एक समान होता है, इसलिए इनको उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में बांटा गया है। दूसरा लेते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो यणो अंतस्ताः, यणो अंतस्ता। अब अंतस्थ वर्णन 4 होते हैं। एक तो होता है य, व, र और ल। य, व, र और ल, ये 4 हमारे ये 4 जो होते हैं, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। यानी अंतस्थ व्यंजन हमारे जो श्वास होती है, जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर स्थित वायु जब बिना किसी हमारे मुंह के बिना किसी अंग को स्पर्श करते हुए बिना स्पर्श के बाहर निकल जाती है, तो वह कहलाती है, वह व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब आते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, जिनका ये है शल ऊष्माणः, शल ऊष्माणः, यानी कि श, श, स और ह, श, श, स और ह, ये 4 जो वर्ण होते हैं ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। यानी हमारे जो शरीर के अंदर स्थित वायु जो होती है वह जब हल्की सी गर्म होकर बाहर निकलती है, ऊष्म का मतलब होता है गर्म होना, ऊष्म का मतलब गर्म होना, और जब हल्की सी गर्म होकर जब बाहर वो निकलती है तो ये जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर स्थित वायु हल्की सी गर्म होकर के बाहर निकलती है, इसलिए इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म वर्ण। और ये भी 4 होते हैं, श, श और स। चौथे नंबर पर आते हैं हम मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन क्या होंगे?
जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं मिश्रित व्यंजन। जैसे त्र जो होता है वह दो व्यंजनों त और र से मिलकर बना हुआ है, ये है त्र। इस तरह आप मान लो श्री वाला जो श्र होता है वह भी स और र से मिलकर के बना होता है। स क्षत्रिय वाला वह क और श से मिलकर बना होता है। इसलिए उस सारे के जो भी व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होंगे वह व्यंजन कहलाएगा मिश्रित व्यंजन। पहुंच करा क्या करा। इसके अलावा संस्कृत वर्णमाला में दो वर्णों का और महत्वपूर्ण स्थान है। पहला है विसर्ग, दूसरा अनुस्वार। अब विसर्ग क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे शब्दों के पीछे दो इस तरह की दो बिंदियां लगी हुई होती है। इन दो बिंदियों को ही हम संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। यानी किसी शब्द के पीछे दो बिंदी जैसा चिन्ह होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह वर्ण के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण ह वर्ण के समान होता है। जैसे राम शब्द है, यदि उसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो उसका उच्चारण होगा रामः, उसका उच्चारण होगा रामः। हम किसी भी शब्द के पीछे रामः बोलेंगे और इस तरह विसर्ग चिन्ह लगाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण वर्ण होता है होता है अनुस्वार। अनुस्वार किसी शब्द के ऊपर एक लगी हुई इस तरह की एक बिंदी होती है जिसको हम कहते हैं अनुस्वार। इसका प्रयोग संस्कृत में आधे म या हलंत वाले म के स्थान पर किया जाता है। इसका प्रयोग जो अनुस्वार होता है इसका प्रयोग संस्कृत में आधे म या फिर हलंत वाले म के स्थान पर किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण म वर्ण के समान होता है। अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वह म वर्ण के समान होता है। अब एक और जो महत्वपूर्ण चीज है संस्कृत में वह है हलंत। हलंत एक किसी भी व्यंजन के नीचे, किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे इस तरह की एक लगी हुई तिरछी रेखा होती है। उस तिरछी रेखा को हम हलंत संस्कृत में हलंत कहते हैं। यानी हलंत किसी व्यंजन वर्ण के नीचे लगी हुई एक तिरछी रेखा होती है। हलंत केवल व्यंजन वर्ण में ही लगता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हलंत केवल व्यंजन वर्ण में ही लगेगा, व्यंजन वर्ण के अलावा किसी भी वर्ण में हलंत नहीं लगता है। स्वरों में हलंत कभी नहीं लगेगा, केवल हलंत व्यंजन वर्ण में ही लगता है। हलंत का प्रयोग किसी व्यंजन को आधा या बिना स्वर का लिखने के लिए किया जाता है। यानी किसी वर्ण को यदि हमें आधा लिखना है तो या बिना स्वर का लिखना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत लगा हुआ व्यंजन हमेशा आधा होता है या अर्धमात्रिक होता है। यानी अगर हलंत किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लग रहा है तो वह व्यंजन बिना स्वर का होगा। हलंत का प्रयोग हम शब्दों को स्वरांत और व्यंजनांत शब्दों की पहचान करने के लिए भी करते हैं। स्वरांत यानी जिन शब्दों के पीछे स्वर आ रहा हो, और व्यंजनांत शब्द जिन व्यंजनों के नीचे या जिन शब्दों के अंतिम वर्ण पर केवल कोई हलंत लगा हुआ व्यंजन हो, उसे हम कहते हैं स्वरांत और व्यंजनांत।